सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सुप्रभात प्रिय छात्र छात्राओं। क्लास 10th की एनसीईआरटी के पाठगत प्रश्नों के उत्तर पे हम डिस्कस करेंगे। आइए, तो आप रेडी हो जाइए और अपना पेन कापी नोट्स ले लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि अभी अभी हमने आपको बताया था ना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, अभी इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात किया था। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक और हमने बताया था कच्ची सामग्री। तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा, कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल्स क्या होती है, उसके क्या नाम है, ये आपको जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न है आपके और वह भी मल्टीपल चॉइस भी बन सकता है। तो आइए, पहले तो प्रकाश संश्लेषण, अभी मैंने बताया था ना कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए प्लांट्स को किसकी आवश्यकता होती है। आप क्या बताएंगे कि CO2, वाटर और क्या है, सनलाइट। ठीक है, और उसके साथ साथ क्लोरोफिल। और जब ये चीजें आपस में मिलती हैं तभी प्लांट्स स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वो प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो इसमें आपसे सिर्फ यही पूछा है कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी है ऐसी कच्ची सामग्री, इसका क्या नाम है कच्ची सामग्री जो रॉ मटेरियल है। तो सबसे पहले प्लांट्स को अगर देखा जाए तो वाटर की आवश्यकता होती है। वाटर कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। ठीक है ना, जितने भी पौधे हैं वो पौधों की जड़ें भूमि से जल प्राप्त करती हैं। तो पहला तो रॉ मटेरियल्स आप समझ गए होंगे, क्या हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पौधे इसे कैसे प्राप्त करते हैं, पौधे इसे वायुमंडल से स्टोमेटा द्वारा प्राप्त करते हैं। अब ये स्टोमेटा या रंध्र, फिर नया वर्ड आ गया। तो अब आप समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ पर बता देता हूं कि ये जो लीफ होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से ग्रीन कलर की, इसी में निचले साइड की तरफ किडनी शेप्ड बहुत अधिक संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं और यही स्टोमेटा हमारे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, तो ये हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट होता है। जो पौधों की पत्तियां होती हैं ना ग्रीन कलर की, उसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल का मतलब समझ गए क्या है, पौधे की पत्तियां होती हैं जो कि ओनली ग्रीन कलर की। ठीक है ना, वही उसी को हम क्लोरोफिल कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या ये लोग लेते हैं, और फोटोसिंथेसिस में सूर्य का प्रकाश लेते हैं। क्या लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं। ठीक है, तो सूर्य द्वारा इसे प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है ना, क्लोरोफिल्स, ये सभी, और सनलाइट, ये सभी क्या हैं, कच्ची सामग्री हैं जो पौधा प्राप्त करता है। समझ गए ना कहाँ से प्राप्त करता है, सब मैंने बता दिया। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, यही सब ऐसी हैं जो पौधे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये लिखा हुआ है हमारे आमाशय या हमारे स्टमक, जिसे आप कहते हैं वो पेट में दर्द है ना। तो मतलब स्टमक मीन्स क्या होता है, आमाशय या आप पेट कहते हैं। तो हम सामान्य शब्दों में, तो हमारे आमाशय में अम्ल का स्वाद कैसा होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है ना, कभी पाए हो स्वाद कि नहीं पाए हो, पाए होगे, क्योंकि तुम खाने में इतने आगे हो कि मालूम चलता है कि
ऐसा ना हो कि हम खाने में पीछे हो जाएं। तो इसके लिए आप यही करते हो कि जितना जल्दी जल्दी होता है इतना अधिक खा लेते हो कि आपके कहाँ गले तक, जब तक कि आपकी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल क्या ना हो, फुल ना हो जाए, ठीक है ना। और जब तक वो आपके गले से ऊपर ना आने का मन करे तब तक आप बंद नहीं करते हो। तो अगर इस तरह से भोजन आपने किया है तो अब वो जो HCl आपके स्टोमक्स में जो आपके आमाशय से स्रावित होगा तो वह सीधे वहाँ ना हो करके उसका सिक्रीशन यहाँ तक आएगा, और जब गले तक आप डकार लेते हैं तो गला फाड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसकी हार्डपन तभी समझ में आती है ना कि बाप रे इतनी तीखा मैंने तो खाया भी नहीं, कैसे यहाँ तक लगा। तो वो इसीलिए लगा क्योंकि वो HCl निकला था भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, और आपने इतना अधिक खा लिया कि उसका सिक्रीशन आपके गले तक पहुँच गया, ठीक है। तो उसका स्वाद आपको मिल गया। तो आइए देख लीजिएगा। तो अम्ल तो बहुत हार्ड होते हैं और स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे स्टोमक में इस अम्ल की क्या भूमिका होती है उसी को बताना है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत सरल, ठीक है। कि हमारे आमाशय में एसिड बनता है, एसिड बन रहा है तो आप बहुत से ढेर सारे जो भी आप ले सकते हैं ना, इनो वगैरह इस तरह से आप लेते हैं पीने के लिए, तो वो सब क्या है, वो एसिड को कम करने के लिए आप सोचते हैं ठंडक महसूस होगी। तो आइए देख लीजिए बच्चों कि हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। यह अम्ल आमाशय में, हमारे स्टमक में अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है, क्योंकि एसिड है ना, अम्ल है, तो अम्लीय माध्यम का ये निर्माण करेगा, ठीक है। इसी की मदद से एंजाइम अपना कार्य करता है, ठीक है। तो ये अम्ल है और ये अम्ल क्या करेगा, अम्लीय माध्यम का निर्माण करेगा और इसी की मदद से एंजाइम भी अपना कार्य करेगा। तो HCl अम्ल हमारे भोजन में उपस्थित रोगाणुओं, कीटाणुओं, बैक्टीरिया, इन सब को क्या करता है, नष्ट कर देता है। HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे स्टमक में या आमाशय में भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। क्या करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। आप देखिए, घबराइए मत कि खाने में अगर कहीं से कुछ उल्टा सीधा भी आ गया है ना, थोड़ा कुछ एक आध अगर जीव हत्या भी कर लिए हैं अनजान में, कोई मक्खी मच्छर भी अगर खा गए हैं तो आप डरिए मत। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये इतना हार्ड मटेरियल है HCl, वो स्वयं जब डाइजेशन की प्रोसेस में आएगा ना तो वह जीव अपने आप क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, उसकी कोई भी बस नहीं चलने वाली है, ठीक है ना। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो है आ तो गए बड़े अच्छे स्थान से, लेकिन आ तो गए तो फंस भी गए, क्योंकि इतना हार्ड एसिड है, वो जब सिक्रीशन होगा आपके स्टमक से तो वह जीव क्या होगा, ध्वस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे। आप यह भी मत समझिए कि अगर थोड़ा बहुत भोजन भी आपने कुछ गड़बड़ खड़बड़ ले लिया तो यह इतना हार्ड है ना कि उसको एकदम से ध्वस्त ही कर देगा, तो थोड़ी बहुत में प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अम्ल जो है हमारे स्टमक में, हमारे पेट में क्या कार्य करता है, ठीक है। तो अम्ल क्या कार्य करता है, हमारे आमाशय में अम्ल माध्यम को अम्लीय माध्यम बनाता है, जो कि इसी की मदद से एंजाइम भी कार्य करते हैं, ठीक है। और जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होते हैं। भाई HCl है, स्रावित हुआ तो और भी जो अन्य एंजाइम है ना वह भी एक्टिवेट होंगे और एक्टिवेट होकर के अपना अपना कार्य करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि HCl का क्या वर्क है हमारे स्टमक में, पेट में, ठीक है। समझ में आ गया ना, नहीं आया तो फिर बताएंगे। देखिए, आमाशय मीन्स स्टमक, स्टमक में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सिक्रीशन होता है। ये क्या होते हैं,
हार्ड होते हैं और ये माध्यम को अम्लीय बनाते हैं। अम्लीय बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि अन्य एंजाइम भी इसकी मदद से एक्टिवेट होते हैं और एक्टिवेट होते हैं तो फिर वो अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और भी अगर गलती से अगर कोई सूक्ष्म बैक्टीरिया वगैरह कीटाणु जीवाणु वगैरह अगर खा भी लिए हैं तो अंदर जाने के बाद वो उसको क्या करेगा, HCl नष्ट कर देगा, ध्वस्त कर देगा। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप जो है सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से ये इसकी ये भूमिका है। आइए देखते हैं पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम ये क्या होते हैं। पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं। तो पाचक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम जटिल भोजन को, किस तरह के भोजन को, जटिल भोजन को सरल सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। किसमें बदल देता है, सरल सूक्ष्म तथा लाभदायक पदार्थ में बदल देता है। इस प्रकार से सरल पदार्थ छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, कि पाचक जो एंजाइम होते हैं इनका क्या कार्य होता है। भाई डाइजेस्टिव एंजाइम, पाचक एंजाइम जब निकलते हैं तो जो भी आपने कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल लिया है, ठीक है ना, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ, तो ये सब क्या होंगे, ये टूटेंगे। और कैसे टूटेंगे मैं फिर आपको बता देता हूँ। प्रोटीन किससे मिलके बना हुआ है, प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपसे बात करें कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलके बना हुआ है, तो कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, तो और फैट की बात करें तो वो भी फैटी एसिड से मिलकर के बना हुआ है। तो अब आप समझ गए होंगे ना कि प्रोटीन की जो इकाई होती है उसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक है, तो आपने प्रोटीन खाया तो जब वो टूटेगा, सरल अणु में टूटेगी नहीं, किस में टूट जाएगा, अमीनो एसिड में टूट जाएगा। बस यही प्रोसेस है कि जो है पाचक एंजाइमों का क्या कार्य होता है। पाचक एंजाइमों का यही कार्य होता है कि प्रोटीन्स को वो अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट्स को वो ग्लूकोज में तथा वसा को वो वसीय अम्लों में, ठीक है, तोड़ देते हैं, सरल कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसका कार्य है, पाचक एंजाइम का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पचे हुए, भैया पचे हुए भोजन आपने लिया, पच गया, डाइजेस्ट हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कहाँ हुआ ये काम। तो आइए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित या डिजाइन किया गया है। आपने खाना खाया, कब हजम हुआ, कहाँ हुआ, ये आपको पता ही नहीं। तो ठीक है, आइए हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए, बात समझ गए, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्या किया जाएगा, क्षुद्रांत को कैसे डिजाइन किया गया है। तो क्षुद्रांत को कैसे डिजाइन किया गया है, तो आइए फिर हम आपको डिजाइन एक बना ही देते हैं। ठीक है, हम आपको एक डिजाइन जो है बना ही देते हैं। ये मान लीजिए फिंगर लाइक फोल्ड हैं, कई होते हैं, ठीक है ना, फिंगर लाइक फोल्ड। तो ये कई होते हैं फिंगर लाइक फोल्डेड, और जो कि अब आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि यही फिंगर लाइक फोल्ड जो होते हैं अब इसी के अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कुछ इस तरह से आपको
शो करेंगे, ठीक है ना। और जब ये स्ट्रक्चर इसी तरह से शो करेंगे तो अब आप समझ गए होंगे कि अब इसी में ही अगर आप देखें तो सबसे पहले आप क्या होता है, कैपिलरी जल होता है। क्या होता है इसकी डिजाइन में, कैपिलरी जल होता है। और क्या, दीर्घ रोम होते हैं, दीर्घ रोम होते हैं। ये आप फिगर बना सकते हैं, दीर्घ रोम होते हैं। और इसके अंदर क्या होती है, सिरा होता है, सिरा भी होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें भी लघु धमनियां भी पाई जाती हैं। क्या प्रेजेंस होती हैं, धमनियां प्रेजेंस होती हैं, लघु छोटी छोटी पाई जाती हैं, लघु धमनी, ठीक है। और जब ये लघु धमनी पाई जाती हैं तो यही फिर धमनी, सिरा और लिम्फ वाहिका में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे। तो ये तो हो गई, मान लीजिए धमनी, सिरा और लिम्फ वाहिका, ठीक है। तो इसमें आपको धमनी, सिरा, लिम्फ वाहिका ये सारी चीजें आपको दिखाना बताना पड़ेगा। और जब ये यहाँ से आप देखते हैं कि एक नेक्स्ट ये आती है तो यहीं पर भी आप कुछ देखते, कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर कुहन। क्या कहते हैं, लीवर कुहन। क्या है ये लीवर कुहन, लीवर कुहन की एक ग्रंथि होती है, ठीक है। क्या होती है ये ग्रंथि। तो इस तरह से ये हमने बनाया आपको क्या है, विलाई, जिसे आप क्या कहते हैं, सूक्ष्मांकुर, सूक्ष्मांकुर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, विलाई। इंग्लिश में क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आपके क्षुद्रांत में। क्षुद्रांत क्या है, छोटी आंत है, ठीक है। तो ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। और डायग्राम बनाने के साथ साथ जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे डिजाइन किया गया है, अभिकल्पित किया गया है, तो आप इसी तरह से आप डिजाइन बना करके उसके विषय में आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे कि पचे हुए भोजन का अवशोषण क्षुद्रांत या छोटी आंत में होता है। क्षुद्रांत की संरचना या छोटी आंत की संरचना इस प्रकार से है कि कुल सतह का क्षेत्रफल अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे अवशोषण का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। अतः पचित भोजन अधिक मात्रा में अवशोषित होकर, एब्जॉर्ब्ड होकर रक्त में पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है, और फिर इसका वहन सारे शरीर में होता है। छोटी आंत की अंदरूनी वृत्ति में बहुत ही बड़ी संख्या में ये फिंगर लाइक फोल्डेड क्या पाए जाते हैं, विलाई या सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, ठीक है। विलाई या सूक्ष्मांकुर दीर्घ रोम पाए जाते हैं। और ये दीर्घ रोम भोजन के अवशोषण के लिए एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका डिजाइन डायग्राम बनाइएगा और उसके विषय में आप लिखिएगा। एक कॉन्सेप्ट फिर बता देता हूँ, इसी में बताया तो लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। भोजन का डाइजेशन आपके एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। किस माध्यम से होता है, विलाई के माध्यम से होता है, ठीक है ना। ये फिंगर लाइक फोल्डेड होते हैं और यही जो है क्या करते हैं, भोजन को एब्सॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका ये वाला क्वेश्चंस। आइए हम आगे के भी प्रश्नों को देखते हैं। आगे के प्रश्नों को जब भी हम देखेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि श्वसन के लिए, किसके लिए भैया, श्वसन के लिए,
श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव है। ये लो, जल में रहने वाला जीव कौन होता है? आप जानते हैं कौन होता है जल में रहने वाला जीव? मछली, फिश। देखिए बच्चे जानते हैं, आप भी जानते होंगे। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव, स्थलीय जीव कौन होते हैं? जो भूमि पर रहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं। कौन होते हैं? जो जमीन पर रहते हैं ना, उनका नाम कुछ होता है? उनका नाम होता है हम जैसे जानवर जमीन पे रहते हैं कि नहीं? हाँ, तो इस तरह से कह सकते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग्स या अन्य एनिमल्स जो स्थल पे रहते हैं, भूमि पे रहते हैं, उसको स्थलीय जीव कहते हैं। तो यही आपको बताना है कि जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, इस श्वसन की प्रक्रिया में एक जलीय जीव स्थलीय जीव की अपेक्षा कैसे लाभप्रद होता है। तो आप देखिए बेटा, जो जीव पानी में रहता है वह अपने चारों ओर पानी में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। जो जीव जल या पानी में रहता है वह अपने के चारों ओर जो है क्या है, घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। चूंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः जलीय जीव में श्वसन दर क्या होती है? जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होगी तो जलीय जीव में श्वसन रेट अधिक होगी। अब बात करें थलीय जीव, जो थल में या भूमि में रहने वाले जीव हैं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन वाले वातावरण से श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। स्थल पे हम लोग रहते हैं, हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं और इन्वायरमेंट से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। अतः जलीय जीवों की तुलना में थलीय जीवों की श्वसन दर क्या है, काफी कम होती है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? जल में रहने वाले जीव, ठीक है ना, अपने चारों तरफ जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। चूंकि पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, अतः जलीय जीव में श्वसन दर अधिक होगा। वहीं स्थल में रहने वाले जीव पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में मौजूद होती है और वो श्वसन अंगों के द्वारा ऑक्सीजन ले लेते हैं। अतः जलीय जीवों की तुलना में थलीय जीवों की श्वसन दर बहुत कम होती है। बस बात समझ में आ गया? तो कहीं पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अवश्य कर दीजिएगा। संख्या बढ़ाते रहिए, संख्या बढ़ती जाएगी, हम और खुश होंगे आपसे। ठीक है, थैंक यू।